बहुत समय पहले ब्रह्मांड के एक कोने में एक सभ्यता थी, प्रेडेटर्स की सभ्यता। उनका धर्म, पहचान, सम्मान सब शिकार था। इन्हीं प्रेडेटर्स के बीच था एक ऐसा नाम जिसकी कहानियां आज भी उनके खून में जलती हैं। युद्धजा, एक ऐसा योद्धा जिसने 100 से ज्यादा ग्रहों के सबसे खतरनाक योद्धाओं को शिकस्त दी थी। एक ऐसा शिकारी जिसे द लास्ट स्पीयर किंग कहा जाता था। बुजुर्ग होने से पहले युद्धजा ने एक आखिरी फरमान जारी किया। उसने अपने सबसे ताकतवर योद्धाओं को मैसेज दिया, तुम्हें पृथ्वी पर जाना है। वहां के सबसे शक्तिशाली, सबसे चालाक और सबसे खतरनाक इंसानों को कैद करके लाओ। नियम एक ही होगा, केवल वही जिंदा लौटेगा जो सबसे खतरनाक शिकारी होगा। ये कोई मिशन नहीं था, ये युद्धजा की अंतिम ख्वाहिश थी जो उसकी विरासत को जिंदा रखेगी। चैप्टर 1, द शील्ड। सन 841 का दौर था। बर्फीले मौसम में वीर वाइकिंग योद्धा उर्सा अपने बेटे एंडर्स और पूरे क्लैन के साथ शिकार पर निकली थी। उनके पास ढेर सारा लूटा हुआ सोना था, लेकिन घर लौटने से पहले उर्सा का एक अधूरा काम बाकी था, क्रिविच समुदाय को जड़ से खत्म करना। हाथ में कुल्हाड़ी थामे उर्सा ने अपने बेटे से कहा, अगर आज मैं इस ऐतिहासिक युद्ध में मारी गई तो मेरा बदला जरूर लेना। अगले ही पल वाइकिंग्स और क्रिविच के बीच घमासान युद्ध छिड़ गया। धरती पर खून बहा, आग की लपटें उठीं और अंत में क्रिविच में से सिर्फ एक जिंदा बचा। लेकिन उर्सा को जिसकी तलाश थी वो वहां नहीं था। उसका नाम था जोरान। उर्सा ने बचे हुए क्रिविच योद्धा को एक पेड़ से लटकाकर पूछताछ शुरू की। उसकी आंखों में खून उतर आया था। तुम सोच रहे हो कि तुम भाग्यशाली हो जो जिंदा बच गए, लेकिन असल में भाग्यशाली वो हैं जो मर चुके हैं। कई घंटों की क्रूरता के बाद अंततः इस क्रिविच ने अपना मुंह खोला। उसने कहा, हमारा सरदार जोरान पूर्व दिशा में कई लीग दूर लेख लड़ोगा की चोटी पर एक विशाल किले का निर्माण कर चुका है। उसने सांस भरते हुए आगे कहा, अब मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया, मुझे जाने दो। लेकिन उर्सा ने अपने बेटे को उसे खत्म करने का आदेश दिया। दरअसल वाइकिंग्स अपने बच्चों को इसी तरह निर्दयी योद्धा बनाते हैं। आज पहली बार एंडर्स के भाले पर खून लगने वाला था, लेकिन जैसे ही एंडर्स आगे बढ़ा वो क्रिविच मुस्कुराया और बोला, छोटे बच्चे, अगर तुम मुझे मारोगे तो मैं तुम्हारे सपनों में आऊंगा, तुम्हारा सबसे बुरा सपना बन जाऊंगा। एंडर्स सहम गया। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। ये देखकर उर्सा आगबबूला हो उठी और उसने खुद क्रिविच को खत्म कर दिया। इसके बाद पूरा वाइकिंग क्लैन लेख लड़ोगा की ओर कूच कर गया। रात को जब वे एक स्थान पर विश्राम कर रहे थे, तभी एक प्रेडेटर उनकी निगरानी करता दिखा। वो उर्सा के क्लान पर नजर रखे हुए था, क्योंकि उसे एक महान योद्धा की तलाश थी। उसी रात उर्सा अपने बेटे एंडर्स को उसके नाना की कहानी सुनाती है, उस साम्राज्य की जो जोरान ने तबाह कर दिया था। उर्सा के पिता मौत के कगार पर थे और तब उर्सा एक छोटी सी बच्ची थी जो रणभूमि में घायल पड़े अपने पिता से उठने की बार बार गुहार लगा रही थी। तभी जोरान तलवार लिए चुपचाप उनके पीछे आ खड़ा हुआ। उर्सा के पिता ने जोरान से प्रार्थना की कि वो उनकी बेटी को जिंदा छोड़ दे। इस पर जोरान ने शर्त रखी, अगर उर्सा अपने पिता को खुद मार दे तो वो उसे जिंदा जाने देगा। उर्सा ऐसा नहीं कर पा रही थी, लेकिन उसके पिता ने कहा कि यही एक रास्ता है। उन्होंने उससे वादा लिया कि एक दिन जरूर उसका बदला लेगी, और फिर अपने खून से उर्सा के चेहरे पर वही चिन्ह बनाया जो कभी उनके पिता ने उनके चेहरे पर बनाया था। तभी से उर्सा जोरान को ढूंढ रही है अपने पिता का बदला लेने के लिए। बर्फ, पहाड़ियों और बर्बरता को चीरते हुए आखिरकार उन्होंने जोरान का किला खोज निकाला। अब उर्सा का प्लान ये था कि कोई प्लान नहीं था। उसने किले के मेन दरवाजे पर दस्तक दिया और जैसे ही दरवाजा खुला अचानक उन पर कहर बनकर टूट पड़ी। कहने वाले उसे स्टॉर्म ब्रिंगर शील्ड मैडन कहते थे, मतलब वो महिला जो जहां जाती है वहां कहर लाती है। वो उत्तरी समुद्रों की वॉल्करी थी जिसकी तलवार चलने से पहले ही दुश्मन कांपने लगते थे। उसकी रफ्तार स्टॉर्म जैसी तेज थी और उसका गुस्सा आग जैसा बेरहम। क्लान के बाकी योद्धा भी पीछे नहीं थे। क्रिविच के लड़ाके एक एक कर ढेर हो रहे थे। तभी उर्सा की नजर उस विशाल दरबार के दरवाजे पर पड़ी जो अब धीरे धीरे बंद हो रहा था। उसने एक झटके में दुश्मनों को पछाड़ा और जैसे शिकारी अपने आखिरी शिकार पर झपटता है वैसे ही वो लपकी। दरवाजा लगभग बंद हो चुका था, लेकिन उर्सा ने अपना शील्ड उसके पल्लों के बीच अटका दिया। अगले ही पल वो अंदर घुसी और दूसरे ही पल जोरान के कमांडर का सर जमीन पर था। जोरान वहीं मौजूद था, लेकिन उसने उर्सा को नहीं पहचाना। तब उर्सा ने उसे उस भयानक दिन की याद दिलाई जब उसने उसे मजबूर किया था कि वो अपने ही पिता की हत्या करे। उर्सा की बात सुनते ही जोरान को सब याद आ गया और वो उसे चिढ़ाने लगा। उसने कहा,
तुम्ही ने अपने पिता की जान ली थी। सोचो वो तुम्हारे बारे में क्या सोचते होंगे कि अपनी जान बचाने के लिए तुमने उन्हें मार डाला। उधर एंडर्स अपनी मां को कमजोर पड़ता देख गुस्से से तमतमा उठा और उसी वक्त जोरान को मार डाला। लेकिन तभी एक अदृश्य शक्ति ने अचानक एंडर्स पर हमला कर दिया। दरअसल उनके सामने एक विशालकाय प्रेडेटर खड़ा था, इतना तेज और खतरनाक कि उसने पलक झपकते ही वाइकिंग योद्धाओं को तहस नहस कर दिया। सिर्फ 30 सेकंड में 3 महान योद्धा मौत के घाट उतर गए। उर्सा ने किसी तरह अपने बेटे एंडर्स को संभाला और फिर पूरी ताकत के साथ उस प्रेडेटर पर टूट पड़ी। लेकिन यह कोई मामूली दुश्मन नहीं था, एक एलियन परजीवी था जिसके पास ताकत के साथ साथ अत्याधुनिक हथियार थे। उसके हाथ में लगा था एक शॉकवेव ब्लास्टर जिसका एक झटका 10 हाथियों की ताकत के बराबर था, जिसके वार से दरबार का मेन लकड़ी का खंभा चरमराकर टूट गया और एंडर्स उसी टूटे हुए पिलर के नीचे दब गया। तभी प्रेडेटर ने अपनी शॉकवेव ब्लास्टर उर्सा पर दाग दी, जिससे वो दीवार तोड़ते हुए खाई में जा गिरी। किस्मत से नीचे एक झील थी जिसमें गिरने की वजह से उसकी जान बच गई। लेकिन कब तक, ये कहना मुश्किल था, क्योंकि प्रेडेटर अब पूरी तरह उसके पीछे पड़ चुका था। किसी तरह उर्सा झील से बाहर निकली और मौके का फायदा उठाकर पास पड़े एक जहाज का एंकर उठाया और उस पर टूट पड़ी। एंकर का दूसरा सिरा प्रेडेटर के शॉकवेव ब्लास्टर वाले हाथ में बुरी तरह उलझ गया। उर्सा ने उसे संभलने का कोई मौका नहीं दिया। उसने अपनी शील्ड से जोरदार वॉर किया और झील की जमी बर्फ को तोड़ दिया, जिससे दोनों सीधा पानी में गिर पड़े। जैसे ही वे झील के भीतर पहुंचे, एंकर प्रेडेटर को नीचे की ओर खींचने लगा, लेकिन जाते जाते प्रेडेटर ने उर्सा के पैरों को जकड़ लिया। उर्सा ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। उसने शील्ड से उसके चेहरे पर हमला किया और फिर एंकर की जंजीरों को उसके चारों ओर लपेटकर उसे पूरी तरह बांध दिया। इसके बाद उर्सा ने उसका ही शॉकवेव ब्लास्टर एक्टिवेट कर दिया और सामने शील्ड तानकर खड़ी हो गई। एक जोरदार झटका हुआ। शॉकवेव ने उर्सा को झील से बाहर फेंक दिया और प्रेडेटर का सिर एंकर की नोक से आर पार हो गया। उर्सा उस परजीवी को मारने में सफल तो हो गई, लेकिन उसका बेटा एंडर्स नहीं बच सका। अगले सीन में वो प्रेडेटर्स के कैद में थी और उसके गर्दन में एक खास तरह का कॉलर लगा हुआ था। चैप्टर 2 द सोर्ड। ये कहानी है सन 1609 की। जापान के सम्राट के 2 पुत्र थे, केंजी और कियोशी। एक दिन सम्राट ने ऐलान किया कि अब वो अपना उत्तराधिकारी चुनेंगे। नियम बिल्कुल साफ था, जो तलवारबाजी में जीत हासिल करेगा वही अगला राजा बनेगा। लेकिन केंजी अभी इसके लिए पूरी तरह तैयार नहीं था। जैसे ही उसने अपनी तलवार मियान में रखी, कियोशी ने मौका देख झट से तलवार खींची और उस पर टूट पड़ा, क्योंकि वो जानता था केंजी मेहनती है, उसे अगर और वक्त मिला तो वो उसे यकीनन मात दे देगा। इसलिए कियोशी ने बिना देर किए हमला किया और केंजी को हरा दिया। इस झड़प में केंजी के चेहरे पर तलवार का एक गहरा जख्म पड़ा, जो उसकी पहचान बन गया। उस दिन उसने महल हमेशा के लिए छोड़ दिया और गुमनामी में अपनी जिंदगी गुजारने लगा। 20 साल बीत गए और एक दिन सम्राट की मृत्यु हो गई। जैसे ही खबर केंजी तक पहुंची, उसी रात उसने अपनी खोई हुई विरासत पर दावा ठोकने के लिए महल पर चुपचाप धावा बोल दिया, बिना किसी की नजर में आए। लेकिन उसे कहां पता था कि एक प्रेडेटर की नजर उस पर पहले से ही टिकी हुई थी। एक तरफ कियोशी अपने पिता की चिता को अग्नि दे रहा था, तो दूसरी तरफ उसका भाई केंजी महल में धीरे धीरे दाखिल हो रहा था। रास्ते में उसकी कुछ सैनिकों से झड़प भी हुई, लेकिन वो सबको खामोशी से रास्ते से हटा देने में कामयाब रहा। मगर तभी महल के एक वॉच टावर से किसी ने केंजी को देख लिया और सबको सतर्क करने के लिए बड़ी सी घंटी बजा दी। घंटी की आवाज सुनते ही सैनिकों ने तुरंत दरबार के मुख्य द्वार को बंद कर दिया और कियोशी के सामने ढाल बनकर खड़े हो गए। इसका मतलब था केंजी को अपने भाई तक पहुंचने के लिए पहले उसके रक्षकों से पार पाना होगा। अगले ही पल एक स्मोक ग्रेनेड फटा और धुएं की आड़ में केंजी ने पलक झपकते ही सभी रक्षकों को चुपचाप खत्म कर दिया। अब वहां सिर्फ 2 भाई थे, एक ही खून, लेकिन अब एक दूसरे के खून के प्यासे। पिता की विरासत अब केवल एक ही के हिस्से आनी थी। देखते ही देखते दोनों के बीच घमासान युद्ध छिड़ गया। ऐसा युद्ध जिसमें न सम्मान बचा था न रहम। उनकी तलवारें टकराईं तो मानो समय थम गया। हर वार में बरसों का गुस्सा, जलन और दर्द झलक रहा था। वो दोनों न सिर्फ महारथी थे, बल्कि एक दूसरे की हर चाल को पढ़ने वाले योद्धा भी थे। लेकिन आखिरकार केंजी ने कियोशी को परास्त कर दिया और उसके चेहरे पर ठीक वैसा ही कट लगाया जैसा बचपन में कियोशी ने उसे दिया था। मतलब वो कियोशी को जान से मारकर विरासत हासिल नहीं करना चाहता था। लेकिन उसी पल लड़ाई के दौरान दरबार की रेलिंग टूट गई और कियोशी नीचे गिर पड़ा।
उसकी मौत ने केंजी को अंदर तक झकझोर दिया। वो एकटक अपने पिता के पोस्टर को देखने लगा। तभी प्रेडेटर ने उसी पोस्टर को फाड़ते हुए उस पर हमला कर दिया, लेकिन केंजी किसी तरह उसे चकमा देकर भाग निकला। इस बीच प्रेडेटर के रास्ते में जो भी सैनिक आया वो जिंदा नहीं बचा। भागते भागते केंजी ने एक खिड़की तोड़ी और महल की छत पर कूद गया। फिर छत पर सरकते हुए उसके नीचे लटक कर छिप गया, क्योंकि उसी पल प्रेडेटर भी छत पर आ चुका था। जैसे ही उसने केंजी के करीब कदम रखा, केंजी ने झट से उसके पैरों में चाकू घोंपा और वहां से फुर्ती से भाग निकला। दरअसल बचपन में अपने भाई से शिकस्त खाने के बाद केंजी ने खुद को इस कदर तैयार किया था कि अब वो एक बेहद खतरनाक निंजा बन चुका था। भागकर छत से कूदते हुए उसने प्रेडेटर के सामने स्मोक ग्रेनेड फेंका, जिससे उसका विजन ब्लॉक हो गया। और इसी मौके का फायदा उठाकर केंजी ने उस पर चाकुओं से हमला कर दिया, जिससे प्रेडेटर लहूलुहान हो गया। वहीं केंजी महल के बाहर वाले झील में जा गिरा। झील से बाहर निकलते ही केंजी को हैरानी हुई जब उसे पता चला कि उसका भाई कियोशी जिंदा था, और अगले ही पल कियोशी तलवार लेकर उस पर टूट पड़ा। दोनों की तलवारें एक बार फिर टकराईं और जमीन थर्रा उठी। लेकिन तभी इस मुकाबले के बीच अचानक एक प्रेडेटर ने केंजी पर हमला कर दिया। उसी वक्त कियोशी ने खुद को ढाल बनाकर अपने भाई को बचाया, और फिर दोनों भाई मिलकर उस खतरनाक शिकारी से भिड़ गए। इस भयंकर लड़ाई में प्रेडेटर ने अपनी तलवार कियोशी के शरीर के आर पार कर दी, लेकिन कियोशी ने आखिरी सांस तक हार नहीं मानी। दोनों भाइयों की जुगलबंदी रंग लाई और उन्होंने मिलकर उस प्रेडेटर को खत्म कर दिया। लेकिन ये जीत भारी कीमत पर मिली। कियोशी नहीं बच सका। यहीं से कहानी ने एक और मोड़ लिया। प्रेडेटर्स ने केंजी को बंदी बना लिया और उसे अपने प्लैनेट की जेल में ले गए। वहीं जेल जहां उर्सा पहले से कैद थी। इससे यह साफ हो गया कि प्रेडेटर्स अलग अलग समय से ऐसे योद्धाओं को चुन चुन कर उठा रहे थे जो उन्हें मारने की काबिलियत रखते थे। उर्सा सन 841 की योद्धा थी, जबकि केंजी सन 1609 से आया था। यानी प्रेडेटर समय में सफर कर उन प्रेडेटर किलर्स को पकड़ रहे थे। इसके पीछे एक बहुत बड़ा राज छिपा था। चैप्टर 3 द बुलेट, फ्लोरिडा। सन 1941 देश में युद्ध जैसे हालात थे। इसी दौरान एक लड़का अपनी कार हवा से बातें कराता हुआ उड़ते हुए एक फाइटर प्लेन से रेस लगा रहा था। लेकिन तभी उसकी कार का इंजन धोखा दे गया और मजबूरन उसे अपने डैड को बुलाना पड़ा। डैड ने आकर इंजन खोला। टोरेस से पूछा क्या हुआ, लेकिन टोरेस का ध्यान इंजन पर नहीं था। उसकी निगाहें अब भी आसमान में उड़ते प्लेन को निहार रही थीं। पिता ने उसकी आंखों में झांका और सब समझ गए। अब उन्हें यकीन हो गया था कि उनके बेटे का दिल मशीनों में नहीं, उड़ान में है। उन्होंने धीरे से कहा, अगर इंजन को नहीं समझ सकते तो प्लेन उड़ाना तुम्हारे बस की बात नहीं बेटे। फिर उन्होंने जेब से एक लिफाफा निकाला, ड्राफ्ट नोटिस, जिस पर अमेरिकी राष्ट्रपति की मुहर थी। इसका मतलब था कि जॉन टोरेस को आपातकाल के तहत सेना में भर्ती के लिए बुलाया गया है। 1 साल बीत चुका था। अब टोरेस वायुसेना में काम करते हुए प्लेनों की मरम्मत करता था, लेकिन उसका असली सपना तो हमेशा से एक ही था, आसमान में उड़ान भरना। एक दिन उसे ये मौका तब मिला जब दुश्मन ने अचानक उनके क्षेत्र में घुसपैठ कर दी और उनके प्लेनों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। इसी दौरान एक फाइटर प्लेन क्रैश होकर उनके बेस पर आ गिरा। उस प्लेन का पायलट बुरी तरह घायल था। मरने से पहले वह कांपती आवाज में बोला, मैंने आकाश में हुक देखा जिसने हमारे सारे प्लेन तबाह कर दिए। आज से पहले मैंने ऐसा कुछ कभी नहीं देखा था, और वो पायलट गलत नहीं था। क्रैश हुए प्लेन के सिरे पर अब भी वो रहस्यमयी हुक अटका हुआ था। अगले ही पल कमांडर वेंडनबर्थ एक टीम लेकर दुश्मन को खत्म करने निकल पड़े। उनके रवाना होते ही टोरेस ने उस हुक पर रिसर्च शुरू कर दी, लेकिन मामला अजीब था। न तो वो हुक ड्रिल से छेदा जा रहा था और न ही गैस कटर से उस पर कोई असर हो रहा था। उसी जांच पड़ताल के दौरान टोरेस से वो हुक अचानक एक्टिवेट हो गया और तभी उसे इस हुक की असली ताकत का अंदाजा हुआ। घबराकर टोरेस ने तुरंत अपने सुपीरियर को खबर दी कि कमांडर वेंडनबर्थ और उनकी पूरी टीम गंभीर खतरे में है। दुश्मन वैसा नहीं है जैसा वो सोच रहे हैं, लेकिन उसकी बात को नजरअंदाज कर दिया गया। कोई संदेश नहीं भेजा गया। अब टोरेस के पास सिर्फ एक ही रास्ता था, खुद जाकर उन्हें चेतावनी देना। उसने एक पुराना और मुश्किल से उड़ने वाला प्लेन उठाया और उनकी ओर अकेले निकल पड़ा। उधर कमांडर वेंडनबर्थ और उनके फाइटर्स दुश्मनों से भिड़े हुए थे, और इसी बीच आसमान में प्रेडेटर का एक प्लेन उनकी तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दिया। वहीं टोरेस भी मौके पर पहुंच चुका था। कमांडर ने उसे प्लेन उड़ाते देखा तो हैरान रह गए। उन्होंने सख्त लहजे में चेतावनी दी, ये वॉर फ्लाई जोन है, तुरंत वापस बेस लौटो। टोरेस ने बिना झिझक जवाब दिया, सर, हमें सबको लेकर वापस लौटना होगा, क्योंकि ऊपर कोई अनजान दुश्मन खुलेआम शिकार पर घूम रहा है
और हम उसकी टारगेट पर हैं। टॉरेस की बात पूरी भी नहीं हो पाई थी कि अचानक हवा में एक हुक लहराता हुआ नजर आया और पलक झपकते ही उनके एक प्लेन को बारूद के धमाके में बदल दिया। इसके बाद एक एक करके कई प्लेन आसमान से गिरने लगे। पता चला उनका मुकाबला किसी इंसानी दुश्मन से नहीं बल्कि एक एलियन प्रेडेटर से था और उनके पास उसके अटैक का कोई तोड़ नहीं था। इसी अफरा तफरी में टॉरेस के प्लेन का कंट्रोलर भी टूट गया, मगर टॉरेस कोई आम पायलट नहीं था, वो एक मैकेनिक था। उसने तुरंत एक सलाई रिंच निकाली और किसी तरह प्लेन को काबू में रखा, लेकिन अगले कुछ ही सेकंड्स में टॉरेस और कमांडर वेंडनबर्थ को छोड़कर बाकी सारे प्लेन प्रेडेटर ने तबाह कर दिए। आखिरकार टॉरेस को एक तरकीब सूझी। उसने कमांडर से कहा, हमें उसे इतनी ऊंचाई पर ले जाना होगा जहां की ठंड उसके जहाज के हथियारों वाले हिस्से को जमा कर बेअसर कर दे। कमांडर ने उसकी बात मानी और वो प्लान पर काम करने लगे, लेकिन जैसे ही वे उस बर्फीले आकाश की ओर बढ़े, प्रेडेटर ने उन पर निशाना साध लिया। उन्हें बस कुछ सेकंड और चाहिए थे। तभी कमांडर वेंडनबर्थ ने बलिदान का फैसला किया। उसने कहा, मेरे लिए उस नामुराद को खत्म कर देना, और टॉरेस के प्लेन को बचाने के लिए खुद अपने जहाज को सामने ले गया। अगली ही पल वो मारा गया। अब टॉरेस और प्रेडेटर दोनों के प्लेन ठंड में जमकर नीचे गिरने लगे। इंजन बंद था और प्रेडेटर को कुछ पता नहीं चला। टॉरेस ने मौके का फायदा उठाया। जैसे ही इंजन ने फिर से काम करना शुरू किया, उसने सीधे प्रेडेटर के शिप के इंजन को टारगेट किया। हमला कारगर तो रहा, मगर पूरी तरह काफी नहीं था। इस बार टॉरेस उससे बचते बचाते उसे सीधे वार जोन की ओर खींच लाया और बड़ी चालाकी से प्रेडेटर के जहाज को एक भारी तोप के गोले के सामने ला खड़ा किया। तोप का वार इतना घातक था कि प्रेडेटर का शिप समंदर में जा गिरा। टॉरेस की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, लेकिन उसे क्या पता था कि खतरा अभी टला नहीं है। कुछ ही देर बाद वही प्रेडेटर उसी क्षतिग्रस्त जहाज में पानी से बाहर निकल आया और फिर से टॉरेस का पीछा करने लगा। हालांकि अब उसके सिस्टम बुरी तरह खराब हो चुके थे। इधर टॉरेस ने एक आखिरी चाल चली। वो खुद धीरे से प्लेन से बाहर निकला और प्रेडेटर के हमले का इंतजार करने लगा। जैसे ही प्रेडेटर ने उसके जहाज को निशाना बनाया, टॉरेस ने अचानक ब्रेक पैराशूट खोल दिया। वो पैराशूट उड़कर सीधे प्रेडेटर के शिप में जा फंसा और उसी का हुक उसकी तबाही का कारण बन गया। हुक से टकराकर उसका जहाज बम की तरह फट पड़ा। उसी धमाके में वो प्रेडेटर मारा गया। लेकिन टॉरेस की कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ वक्त बाद और भी प्रेडेटर्स आए और टॉरेस को पकड़कर अपने प्लैनेट पर ले गए। वहां उसे उसी जेल में कैद किया गया जहां अर्सा और केंजी पहले से कैद थे। तीनों की बातचीत से एक चौंकाने वाली सच्चाई सामने आई। वे सभी प्रेडेटर किलर्स थे। अगले ही दिन उन्हें इस रहस्यमयी दुनिया के एक खतरनाक बैटलफील्ड में ले जाया गया, जहां से भाग निकलना लगभग नामुमकिन था। चारों ओर दर्शकों का शोर गूंज रहा था। माहौल युद्ध के उन्माद से भरा था। तभी वहां की सबसे ऊंची चोटी पर एक जहाज लैंड करता दिखा। उसमें था यौचा, एक ऐसा योद्धा जिसने 100 से भी ज्यादा ग्रहों के सबसे खतरनाक योद्धाओं को परास्त किया था। अब उसकी नजर पृथ्वी से आए इन तीनों पर थी, लेकिन उसके नियम सख्त थे। पहले पृथ्वी के ये तीनों योद्धा आपस में लड़ेंगे और फिर जो आखिरी तक जिंदा बचेगा वही यौचा से अंतिम मुकाबला करेगा। अगर कोई भी योद्धा लड़ने से इनकार करता तो उसके गले में लगे कॉलर को तुरंत उड़ा दिया जाता। अगले ही पल तीनों योद्धाओं को उनके अपने हथियार दे दिए गए। उर्सा ने बिना वक्त गंवाए हथियार उठाया और सीधे टॉरेस पर हमला कर दिया। लेकिन ठीक उसी वक्त केंजी बीच में आ गया और टॉरेस को बचा लिया। मगर केंजी उर्सा पर हमला नहीं करना चाहता था, वो सिर्फ उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा था। इसी बीच टॉरेस ने एक तरकीब सुझाई जिससे वे इस मुश्किल से निकल सकते थे, लेकिन इसके लिए उन्हें युच्चा के प्लेन तक पहुंचना होगा। उर्सा को उसकी बातों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो लगातार केंजी पर हमला किए जा रही थी। तभी टॉरेस ने एक शॉट उर्सा के हथियार पर दागा और उसका वेपन दूर जा गिरा। ठीक वैसे ही जैसे एक बार रणभूमि में उसके बेटे ने उसकी जान बचाई थी। उस पल टॉरेस की जगह उसे अपने बेटे की झलक दिखाई दी और उसकी आंखें भर आईं। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ सोच पाती, युज्जा ने खेल बदल दिया। उसने बैटलफील्ड में अपना एक विशालकाय मॉन्स्टर छोड़ दिया जो बेहद खतरनाक था। पलक झपकते ही एक प्रेडेटर को खा गया। इसके बाद उसने टॉरेस को भी निगल लिया। ये देख उर्सा बिलबिलाकर उस पर टूट पड़ी। उधर टॉरेस अभी भी उस मॉन्स्टर के पेट के अंदर जिंदा था और यहीं उसे एक प्रेडेटर का हाईटेक डिवाइस मिल गया। इधर लड़ते लड़ते मैदान में उर्सा का हथियार टूट चुका था। वो अब निहत्थी उस दानव से बचकर भाग रही थी। तभी केंजी ने मोर्चा संभाला और जबरदस्त हमला करते हुए उस राक्षस की एक आंख तलवार से फोड़ दी। वहीं
टॉरेस उस डिवाइस की मदद से मॉन्स्टर के शरीर में वार पर वार किए जा रहा था। तीनों की ये साझेदारी रंग लाई और आखिरकार उन्होंने मॉन्स्टर को मार गिराया। ये देखकर युज्जा गदगद हो उठा। अगले ही पल एक छोटा जहाज आया और मरे हुए उस जानवर को बैटलफील्ड से घसीटते हुए बाहर ले गया, जबकि टॉरेस अब भी उसके पेट में जिंदा था। जैसे ही मैदान थोड़ी देर शांत हुआ, उर्सा एक बार फिर केंजी पर टूट पड़ी, मगर केंजी अभी भी उस पर हाथ उठाने को तैयार नहीं था। ये देखकर युज्जा भड़क उठा और बोला, अब तुम दोनों मरोगे। युज्जा ने गुस्से में दहाड़ते हुए अपने हाथ में लगे कंट्रोलर को एक्टिवेट कर दिया ताकि केंजी और उर्सा के गले में लगे कॉलर को ब्लास्ट कर सके। उसी वक्त बैटलफील्ड के उस भारी दरवाजे को एक जोरदार धमाके से कुछ तोड़ता हुआ अंदर घुस आया। वही छोटा जहाज जिसे अभी अभी मरे हुए मॉन्स्टर को ले जाने के लिए भेजा गया था। दरअसल वो टॉरेस था जिसने उस जहाज पर कब्जा कर लिया था। अगले पल उसने प्रेडेटर के डिवाइस से केंजी और उर्सा को भी आजाद कर लिया। इसके बाद तीनों ने मिलकर युज्जा के प्लेन को कब्जे में लेने की ठानी और उसकी ओर बढ़ चले। लेकिन जैसे ही वे उसके सामने पहुंचे, युज्जा ने बिजली की रफ्तार से अपना विशाल वेपन घुमाया और एक ही वार में तीनों को 3 दिशाओं में उड़ा दिया। जैसे तैसे करके उर्सा संभली और गरजते हुए बोली, तुमने मेरे बेटे के पीछे अपने योद्धा भेजकर बहुत बड़ी गलती कर दी। अब तुम्हें उसकी मां के कहर का सामना करना होगा। इतना कहते ही उर्सा युज्जा पर टूट पड़ी, लेकिन युज्जा उनकी सोच से कहीं ज्यादा ताकतवर था। केंजी जानता था कि बिना जुगलबंदी के वे उसे हरा नहीं सकते। फिर क्या था, दोनों ने मिलकर युज्जा पर हमला कर दिया और उसे लहूलुहान कर डाला। उधर टॉरेस युज्जा के जहाज में घुस गया, लेकिन उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उसे उड़ाया कैसे जाए। इधर युज्जा फिर से पलटवार किया और एक बार फिर उर्सा और केंजी उसके कदमों में थे। इससे पहले कि वो उन्हें खत्म करता, टॉरेस जहाज स्टार्ट करने में कामयाब हो गया, जिसके चलते हवा का दबाव इतना बढ़ा कि युज्जा उड़कर नीचे जा गिरा, जबकि केंजी और उर्सा किसी तरह शिप में चढ़ने में सफल हो गए। लेकिन भागना इतना आसान नहीं था। युज्जा के सैनिकों ने हुक शूट करके शिप को जकड़ लिया, जिससे जहाज हवा में ही फंस गया। उर्सा ने हुक की जंजीर तोड़ने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रही। तभी उसे एक तरकीब सूझी। वो केंजी और टॉरेस से कहती है, मेरे लिए वापस मत आना, मेरा बदला मत लेना। इसके बाद वो जंजीर के सहारे सरकते हुए नीचे गई और प्रेडेटर्स के वार से बचते हुए अपना शील्ड उस मशीन पर दे मारी जिसमें हुक जुड़ा था। अगले ही पल जंजीर टूट गई और टॉरेस शिप लेकर वहां से भाग निकला। उर्सा पकड़ गई, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि युज्जा ने अपने शिकारी योद्धाओं को टॉरेस और केंजी का पीछा करने भेज दिया। जहां तक उर्सा की बात है, उसे फ्रीज करके एक जेल में कैद किया गया और उस जेल में पहले से एक और कैदी मौजूद थी, नारू। जिन्होंने प्री मूवी देखी है वो नारू को जरूर जानते होंगे। वो यहां थी क्योंकि वो भी एक प्रेडेटर किलर थी।